बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आपके फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं। आपका जो फिजिक्स का पेपर हुआ था, इस फिजिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपके बताऊंगा। सेक्शन ए में एमसीक्यूज, सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस। कंप्लीट पेपर आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपका पेपर में सेक्शन ए था। सेक्शन ए में फर्स्ट एमसीक्यूज था, द रिस्टोरिंग फोर्स दैट काजेज द पेंडुलम टू अंडरगो एसएचएम इज इक्वल टू। रिस्टोरिंग फोर्स जो कि पेंडुलम में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट करती है, वो किसके इक्वल थी? तो इनमें से आपका सी ऑप्शन करेक्ट था, mg sin थीटा। दूसरा एमसीक्यूज था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ओरिजिनल साउंड आर कॉल्ड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होती है साउंड की, जिसको हम ओरिजिनल साउंड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ये हमारे पास क्या कहलाती है? रिवर्बरेशंस। सी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। फोर्थ एमसीक्यूज, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q इक्वल टू CV के फॉर्मूले से C इक्वल टू Q बाई V आता है, तो इसमें भी ये ऑप्शन करेक्ट था। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज, इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज Rs10, देन कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ 50 वाट बल्ब फॉर 240 आवर्स इज। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज था। इसको सॉल्व करने से आपका जो आंसर आता था वो 120 था, इसलिए इसका भी ये ऑप्शन करेक्ट है। MCQs number 6, 1 ohm resistor is in 20 second consuming 2 ampere current will require। ये एनर्जी पर सेकंड की बात की गई है, जाउल पर सेकंड। जाउल एनर्जी का यूनिट है और सेकंड टाइम का। तो एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी बात की गई है, यानी कि एनर्जी पर सेकंड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी न्यूमेरिकल टाइप है ये। इसको सॉल्व करने से आपका जो आंसर आता है वो 80 जाउल पर सेकंड आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, इफ इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशो इज 20, देन। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न रेशो 20 हो तो इसका मतलब यह है कि NS इक्वल है 20 NP के। डी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, गिवन बोलियन इक्वेशन वेरीफाइज गेट A प्लस B बार इक्वल टू X। ये इक्वेशन जो है किस गेट को रिप्रेजेंट कर रही है? तो A प्लस B इक्वल होता है और गेट के, और इसके ऊपर बार लगा दी जाए तो ये नॉर गेट बन जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 9, द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इन स्पेस इज। स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए मोस्ट सुटेबल मीन्स क्या है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, रेडियो वेव्स। 10 नंबर एमसीक्यूज, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट। आफ्टर 30 मिनट हाउ मच सैंपल विल बी लेफ्ट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ 10 मिनट है। 30 मिनट के बाद सैंपल कितना रह जाएगा? तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, 1/8। एमसीक्यूज नंबर 11 है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो जॉल पर कूलम है। एमसीक्यूज नंबर 12, इफ DC सोर्स ऑफ 80 वोल्ट इज कनेक्टेड टू प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर विद NP20 NS5, देन VS इज इक्वल टू। डीसी सोर्स की बात की गई है। डीसी सोर्स ट्रांसफार्मर के साथ अटैच है। ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता। तो डीसी अटैच कर दें तो आउटपुट 0 रहेगी, इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 0। अगर यहां पे एसी होता तो फिर हमें कैलकुलेशन इसकी करनी पड़ती, फिर प्रॉपर कोई आंसर आता। तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट है, 0। इसके बाद आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान डिफरेंस और एक एग्जांपल भी बतानी है। तो इसके लिए आपने क्या करना था, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2 कॉलम बना लेने थे और उनमें इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिखनी थी, यानी कि कोई से भी 3 पॉइंट्स आपने लाजमी लिख देने थे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका दूसरा एमसीक्यूज था, दूसरा क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आर ऑप्शन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द जनरल वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट ऑफ आई। के रिजॉल्विंग पावर और
मैग्नीफाइंग पावर जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसके दरमियान डिफरेंस बताना था। तो ये भी आपने कॉलम बना के इसमें मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन लिख देनी थी, फार्मूला लिख देना था दोनों का, और इसके साथ साथ ये बताना था कि जनरल वेरिएंट नियर पॉइंट ऑफ आई की क्या है, तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, राइट यूनिट ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी। इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो इनका मतलब बताना है। बेसिकली क्या करना था कि आपने तीन तीन पॉइंट्स दोनों के लिख देने थे, चाहे आप कॉलम बना के लिखें चाहे वैसे लिखें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन 3 पॉइंट्स मिनिमम होने चाहिए। इंटेंसिटी के बारे में बताया, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड के बारे में बताया, दोनों का फार्मूला लिख दिया, और जो इन्होंने यूनिट की बात की थी यूनिट साथ लिख दिया। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जो और ऑप्शन आपको दिया गया था, उसमें स्टेट लेंजेस लॉ, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन ए बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कंडक्टर। लेंजेस लॉ की डेफिनेशन लिखनी थी, और इसके बाद यह बताना था कि जब बार मैग्नेट के करीब कंडक्टर को मूव करवाया जाता है तो कौन सी एनर्जी चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं। तो लेंजेस लॉ की डेफिनेशन लिखने के बाद एनर्जी चेंजेस जो होती हैं वो लिख देनी थी कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन था, सेक्शन बी का थर्ड पार्ट था, डिस्क्राइब कन्वेंशनल करंट, कनेक्ट अ बैटरी स्विच एंड कंडक्टर इन सीरीज एंड ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन दी सर्किट। तो पहले आपने कन्वेंशनल करंट को डिस्क्राइब करना था कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख देनी थी। उसके बाद बैटरी स्विच और कंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करना था, और उसमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करनी थी। तो ये बैटरी, कंडक्टर और इसमें स्विच जो है वो भी आपने बनाना था। यहां पे जो डायग्राम है वो कंप्लीट नहीं है, इसमें आपने सीरीज में स्विच भी अटैच करना था यहां पर। और कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जो कि ये एरोस की मदद से शो किया गया है। इस कंडक्टर के अंदर ये एरोस बनाने की जरूरत आपको नहीं थी, जस्ट बैटरी, कंडक्टर एंड एक स्विच यहां पे बना देना था, और ये एरोस की डायरेक्शन की मदद से कन्वेंशनल करंट शो करना था। इसके बाद थर्ड का और ऑप्शन क्या गिवन था, कंपेयर द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, कंप्लीट द इक्वेशंस। फिजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को कंपेयर करना था, तो इसमें आपने इनको कंपेयर कर दिया, जस्ट उनकी डेफिनेशन लिख दी कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, और उसके बाद ये जो 2 इक्वेशंस दी गई थी इनको आपने कंप्लीट कर देना था। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को यहां पे कंप्लीट करके आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ड्रा द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन बीम की पाथ और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन बीम का पाथ आपने शो करना था, जैसे कि यहां पे डायग्राम में शो किया गया है। इसके बाद फोर्थ का और ऑप्शन आपके पास क्या था, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करना था, तो हार्डवेयर की डेफिनेशन विद एग्जांपल लिख देनी थी और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन विद एग्जांपल लिख देनी थी। बस इतना ही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए हार्मोनिक वेव इज मूविंग along a rope. The source generating the wave completes 50 vibrations in 20 seconds. Calculate time period, frequency and speed of wave. हार्मोनिक वेव जो है वो एक रोप में मूव कर रही है। सोर्स जनरेटिंग द वेव कंप्लीट्स 50 वाइब्रेशंस इन 20 सेकंड्स। ये बेसिकली न्यूमेरिकल है आपका। तो इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, डाटा हम नोट कर लेते हैं स्टेटमेंट की मदद से। वेव्स हमें गिवन है, वेव्स कंप्लीट 50 वाइब्रेशन। 50 वाइब्रेशन से मुराद n इक्वल टू 50 इन 20 सेकंड्स। टाइम 20 सेकंड्स गिवन है। कैलकुलेट टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव v से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप क्या करते, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेते। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो n हमारे पास 50 है, डिवाइडेड बाय 20 करने से फ्रीक्वेंसी आ जाती है 2.5 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। इसमें वैल्यूज पुट की तो टाइम पीरियड आ गया 0.4 सेकंड। और फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा।
तो अब यहां पे इस न्यूमेरिकल में आपको लैम्डा की वैल्यू नहीं दी गई, तो इस वजह से क्या है कि इसको आपने लैम्डा की फॉर्म में लिख देना था, यानी कि v इक्वल टू 2.5 लैम्डा लिख देना था। बस इतना काफी है। अगर लैम्डा की वैल्यू दी गई होती तो आप पुट करके कंप्लीट आंसर लिखते। इसके बाद फिफ्थ का और ऑप्शन क्या है, ग्राफ शोज रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियम, राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी इन टर्म्स ऑफ एन एंड इन ईयर्स। ये जो है ये आपको ग्राफ दिया गया था जिसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब ए बी और सी पे क्या वैल्यू आनी चाहिए वो आपने लिखनी थी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना था, ये ग्राफ आपने ड्रॉ करना था और इस ग्राफ की ये 1/2 है, हाफ लाइफ n की फॉर्म में है ना, तो 1/2 का हाफ 1/4 और 1/4 का हाफ 1/8। तो इस वजह से यहां पे 1/2 गिवन था, a की जगह पे 1/4 और b की जगह पे 1/8 आ जाएगा। और ये जो c पॉइंट है 1620 को डबल करें तो 3240 आता है और 3240 को डबल करें तो 4860 आता है। तो इसको आपने डबल करके लिख देना था। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन्ड बाय क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है, तो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है उसको आपने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन उसकी दे देनी थी कि क्वालिटी ऑफ साउंड होता क्या है और साथ एग्जांपल दे देनी थी कि क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली है क्या। ये एग्जांपल नहीं पूछी गई, लेकिन क्वेश्चंस में जो एक्स्ट्रा चीजें लिखी जाती हैं, जैसे कहीं यूनिट नहीं पूछा गया, यूनिट लिख दिया, फार्मूला नहीं पूछा, फार्मूला लिख दिया, एग्जांपल नहीं पूछी, एग्जांपल लिख दी, तो ये बेसिकली आपके मार्क्स सिक्योर करने के लिए होते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज जो आपसे मिस हो गई है और फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है तो उसके मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना आप लाजमी लिखें। इसके बाद नेक्स्ट 6 का और पार्ट क्या था, एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थ्रू वायर्स इन ए टेलीफोन। टेलीफोन में वायर्स के जरिए से इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो लिखना था। तो टेलीफोन सिग्नल ट्रांसमिशन में सबसे पहले वॉइस कन्वर्जन होती है माइक के जरिए से, फिर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, फिर एम्प्लीफिकेशन और प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आउटपुट रिसीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, find the value of critical angle of for water, angle of refraction 90, refractive index of water 1.33 and that of air is 1। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है। डाटा में सबसे पहले क्या गिवन है, थीटा सी कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू 90 गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर n1 1.33 है और दैट ऑफ एयर इज 1 n2 1 है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, फार्मूला यूज करते साइन थीटा सी इक्वल टू n2 ओवर n1। थीटा सी क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n2 की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाय n1 की वैल्यू 1.33, ये 0.7 आ जाता है। थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75, तो ये थीटा सी की वैल्यू 48.6 डिग्री आ जाती है। इसके बाद 7 का और ऑप्शन गिवन था, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन की डायग्राम ड्रॉ करनी थी, तो वो जो आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है जस्ट वो आपने इलेक्ट्रॉन गन की डायग्राम ड्रॉ कर देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स R1 R2 R3 इन विच कॉम्बिनेशन इज R इक्विवेलेंट लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस आपने रेजिस्टर्स के ड्रॉ करने थे, जैसा कि आपको यहां पे डायग्राम में शो किए गए हैं। इसके बाद आपने क्या करना था, यह बताना था कि R इक्विवेलेंट कम होती है लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो रेसिप्रोकल्स जो होते हैं ऐड होते हैं पैरेलल में, ठीक है। रेजिस्टेंस की केस में जब पैरेलल में रेजिस्टर्स को अटैच किया जाता है तो उस टाइम रेसिप्रोकल्स इनके ऐड होते हैं। इस केस में R इक्विवेलेंट स्मॉलर होता है स्मॉलेस्ट रेजिस्टर की निस्बत, ठीक है। तो इन विच कॉम्बिनेशन से मुराद जहां पे आंसर आना था पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का और ऑप्शन गिवन था, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इज मैक्सिमम 0। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना था, एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना था और उसके बाद यह बताना था कि किस पोजीशन पे
जो कॉइल का प्लेन है उसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होंगी और फिर 0 होंगी। तो दोनों केसेस आपने डिस्कस कर लेने थे। पहले ए पार्ट में क्या करना था, वर्किंग प्रिंसिपल बताना था एसी जनरेटर का, और बी पार्ट में मैक्सिमम और 0 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब पास होंगी वो बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उनके बारे में बताना था, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करना था, जैसे कि आपको डायग्राम में शो की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट था, एनलिस्ट एनी 3 फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग के 3 फंक्शंस बताने थे, तो 3 फंक्शंस आपको मैंने यहां पर शो कर दिए हैं। ये भी और इनके अलावा भी कोई हैं तो वो आप लिख सकते हैं। यहां पे मैंने टेक्स्ट एडिटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और फाइल मैनेजमेंट लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रीफली डिस्क्राइब फैक्टर्स इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपने लिखने थे, जैसे कि यहां पे मैंने लिखे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इफेक्ट करती है, एरिया ऑफ द कॉइल ए इफेक्ट करता है, एंड थर्ड नंबर पे ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल थीटा इफेक्ट करता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप मिनिमम जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनमें मिनिमम 3 पॉइंट्स लाजमी लिखा करें। उसकी रीजन ये होती है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो हर पॉइंट का आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन का और ऑप्शन क्या गिवन था, हाउ डज फैक्स मशीन वर्क। फैक्स मशीन कैसे वर्क करती है उसके बारे में आपने शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन देनी थी, उसकी वर्किंग के बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 2 capacitors of 20 microfarad and 30 microfarad are connected in parallel with a power supply of 12 volt. Find capacitance and charge on 20 microfarad capacitor. 2 कैपेसिटर्स हैं 20 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड के, और उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पावर सप्लाई 12 वोल्ट की है। कैपेसिटेंस फाइंड करनी है और 20 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो फाइंड करना है। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल है। सबसे पहले डाटा नोट कर लिया, C1, C2, V और C कैलकुलेट करना है और Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 किस लिए कि इसको हमने C1 का नाम दिया था, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको Q1 का नाम दिया। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैपेसिटर्स हो तो उनको C इक्वल टू C1 प्लस C2 करके ऐड करते हैं, तो वैल्यूज पुट करके 50 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। और इसी तरह Q1 जब चार्ज कैलकुलेट करना है तो Q1 इक्वल टू C1V का फॉर्मूला अप्लाई करके ये हमारे पास 240 माइक्रोकूलम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का और ऑप्शन, इलेक्ट्रिक गीजर वर्किंग एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट ड्रॉस 20 एम्पेयर करंट, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इट कंज्यूम इन 1 आवर। अब ये न्यूमेरिकल भी जो है, ये स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की है, तो इसमें आपने सबसे पहले डाटा नोट करना था। पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, E कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड T हमें 1 आवर गिवन है, तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। E इक्वल टू PT का फॉर्मूला अप्लाई किया, P इक्वल होता है VI के, इसमें वैल्यूज पुट कर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी जॉल्स में। अगर आप ये टाइम सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करते और डायरेक्ट आवर्स में पुट कर देते हैं तो उस टाइम जो आंसर आएगा वो भी करेक्ट होगा, सिर्फ 7 यूनिट किलोवाट आवर लिखना है। तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें यूनिट लिखना लाजमी होता है। तो यहां तक हमारा बी सेक्शन था। अब सी सेक्शन में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस थे, वो लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह से आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन, इज इट स्केलर और वेक्टर, स्टेट इट्स यूनिट। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्क्राइब करना है और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी थी। तो सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी और फिर उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी लिख दी, यानी कि उसका फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद बी पार्ट में यह बताना था कि ये स्केलर है या वेक्टर, तो उसको बता दिया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और सी पार्ट में इसका यूनिट बताना था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, जो इक्वल होता है जॉल पर कूलम के। नेक्स्ट
क्वेश्चन 3 का और ऑप्शन गिवन था। और ऑप्शन की स्टेटमेंट क्या थी? डिस्क्राइब ओम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। व्हाई इज ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू मेटल्स ओनली? गिव रीजन, गिव द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ को डिस्क्राइब करना था और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी थी। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखे, इसकी इक्वेशन लिख देनी थी। उसके बाद ओम्स लॉ सिर्फ मेटल पे क्यों अप्लाई होता है, बी ऑप्शन में इसकी रीजन देनी थी। और सी ऑप्शन में गिव द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, वो आपने लिख देना था। क्वेश्चन में जितना पूछा गया हो उतना लाजमी लिखा करें ताकि आपका कोई भी मार्क्स कहीं से ना कटे। क्वेश्चन 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ड्रा रे डायग्राम ऑफ ए टेलीस्कोप एंड डिटरमाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। रे डायग्राम बनानी थी टेलीस्कोप की और उसकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बताना था। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है टेलीस्कोप की, वो इस फार्मूले से फाइंड की जा सकती है। और इसकी जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इस वजह से सिर्फ डायग्राम बनाने के आपको 2 मार्क्स अलॉट किए गए थे और 1 मार्क्स इसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने के फार्मूले के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का और ऑप्शन था, व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन इफ NS इक्वल टू 20, NP 5, VP 100, then find VS, IP and PS. Identify the type of transformer. तो इसमें आपने म्यूचुअल इंडक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी थी। उसके बाद आगे ये न्यूमेरिकल टाइप है, तो आपने सबसे पहले इसका डाटा नोट कर लेना था। डाटा नोट करने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना था। डाटा क्या है? NS, NP और VP की वैल्यू गिवन है, VS, IP और PS कैलकुलेट करना था और टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर भी बतानी थी। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले VS कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, VS ओवर VP इक्वल टू NS ओवर NP। VS कैलकुलेट करना है तो VP इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इसमें वैल्यूज पुट की तो VS की वैल्यू 400 वोल्ट आ गई। इसके बाद IP कैलकुलेट करना है, तो IP कैलकुलेट करने के लिए हमें IS की वैल्यू नहीं दी गई। अगर IS की वैल्यू दी गई होती तो फिर हम कैलकुलेट कर लेते, जब IS की वैल्यू नहीं है तो IP कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसी तरह एंड पे जो PS आपने कैलकुलेट करना है, तो PS कैलकुलेट करते वक्त भी आपके पास IS की वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से PS फाइंड नहीं हो सकता। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर ये कौन सा है, ट्रांसफार्मर कौन सा है वो चेक करने के लिए हमें सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स देखने पड़ते हैं या वोल्टेज देखनी पड़ती है। तो अगर वोल्टेज जो है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज से ज्यादा हो तो उस केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, क्योंकि VS की वैल्यू जो कैलकुलेट की वो VP की निस्बत ज्यादा थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या थी, फॉर द गिवन लॉजिक गेट्स और एंड ड्रा देयर सिंबल्स, बुलियन इक्वेशंस एंड मेक ट्रुथ टेबल्स। इन 2 गेट्स के सिंबल्स बनाने थे, बुलियन इक्वेशंस लिखनी थी और ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने थे। तो पहले आपने और गेट का सिंबल ड्रॉ कर दिया, बुलियन इक्वेशन लिख दी और इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद एंड गेट का सिंबल ड्रॉ करना था, उसकी बुलियन इक्वेशन लिखनी थी और उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट क्या गिवन था, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, राइट डाउन द जनरल इक्वेशंस फॉर अल्फा, बीटा एंड गामा डीके, कंपेयरिंग आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन से क्या मुराद है, ये शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर देना था। उसके बाद जनरल इक्वेशंस जो हैं अल्फा, बीटा और गामा डीके की, वो आपने लिख देनी थी, अल्फा डीके, बीटा डीके और उसके बाद गामा डीके, तीनों इक्वेशंस लिख देनी थी। और कंपेयरिंग आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फा और बीटा का ये भी आपने कंपेयर कर देना था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बेसिकली मैंने चेंजिंग की थी तो वो स्लाइड एज इट इज रह गई। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद अल्फा, बीटा और गामा डीके की इक्वेशंस लिखी और उसके बाद अल्फा और बीटा की जो आयोनाइजिंग इफेक्ट है उसको कंपेयर कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन 6 था, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया था। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, लेंथ फाइंड करनी है ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो डाटा आपने सबसे पहले नोट करना था, टाइम पीरियड 2 सेकंड है, LE यानी कि लेंथ ऑन अर्थ एंड LM लेंथ ऑन मून कैलकुलेट करनी थी।
GM की वैल्यू आपको दी गई है, GE की वैल्यू आपको मालूम है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसका सोल्यूशन आपने कैसे करना था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करना था जो कि आपको पेपर में दिया गया था, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इसमें आपने दोनों तरफ अंडर रूट लेना था, क्योंकि आपने L कैलकुलेट करना है तो L को एक तरफ ले आना था, और फिर इसमें क्या करना था, इसमें वैल्यूज पुट करनी थी। वैल्यूज पुट करने के लिए लेंथ ऑन अर्थ कैलकुलेट करने के लिए LEGE कर देना था इस फॉर्मूले में। तो इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं तो LE की वैल्यू 1.02 मीटर आ जाती, और इसी तरह इसी फॉर्मूले में LM और GM करके GM की वैल्यू पुट करते, बाकी सारी वैल्यूज वही थी, तो LM हमारे पास आ जाता 0.17 मीटर। लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून दोनों हमारे पास आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो और ऑप्शन था उसकी स्टेटमेंट क्या थी, डिस्क्राइब द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हाउ आर लाउडनेस एंड पिच अफेक्टेड बाय एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है साउंड के, उनको डिस्क्राइब करना था, और उसके बाद लाउडनेस और पिच जो है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से कैसे इफेक्ट करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जो 3 साउंड हैं, साउंड की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाउडनेस, पिच और उसके बाद क्वालिटी, इन तीनों को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना था कि ये क्या होते हैं और कैसे इफेक्ट होते हैं। और इसके बाद जो पूछा गया था कि इफेक्ट्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, तो वो आपने लिखना था कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के, और पिच भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो ये आपका कंप्लीट पेपर था, जो आपने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना था। पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या लिखना है। वो सारा कुछ आपको मैंने इस पेपर में डिटेल से बताया है कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना चाहिए। मजीद किसी भी पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू।